हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। इंडियन पॉलिटी के एमसीक्यूज हम लोग कर रहे थे। इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले जो हम लोगों ने किया था वो संविधान के भाग पढ़ा था, पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखा था। आज हम लोग करेंगे संविधान के अनुच्छेद, आर्टिकल्स। इंडियन पॉलिटी का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर। ठीक है, कर लेते हैं फिर इसको जल्दी से। चलिए, पहला प्रश्न पढ़िए। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? देखिए, हम लोगों ने पहले भी सीखा था कि जो सब क्लॉज करके हैं उनको अगर ऐड करेंगे तो 450 प्लस आर्टिकल्स हो जाते हैं। लेकिन जो मेन आर्टिकल हैं वो 395 ही हैं। इसी में सब क्लॉज कर करके ये ऐड किए गए हैं। और आज अगर वर्तमान में इनकी संख्या देखेंगे तो 468 है। बट ये याद करने का फैक्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अब मोटा मोटा याद रखें, 450 प्लस हैं। अगर मेन आर्टिकल के अलावा सब क्लॉज भी जोड़ेंगे तब। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए, दूसरा प्रश्न कीजिए। मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थीं? यहाँ पे मूल संविधान में पूछा है, भाग कितने थे? वर्तमान में भी 22 भाग हैं और मूल संविधान में भी 22 भाग थे। अनुच्छेद कितने? 395। मेन आर्टिकल्स 395, सब क्लॉज मिला के 450 प्लस। और अनुसूचियाँ जो थीं, शेड्यूल्स थीं, मूल संविधान में 8 थीं। वर्तमान में कितनी हैं? वर्तमान में 12 हैं। ये जो 4 ऐड हुई हैं, ये कब कब ऐड हुई हैं, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी 8 के बाद 9वीं कब जोड़ी गई, 10वीं कब जोड़ी गई, 11वीं और 12वीं ये किससे संबंधित है और ये कब जोड़ी गई? इस तरह के क्वेश्चन ये पूछता रहता है पीसीएस। देश को जब इंडिपेंडेंस मिली, सबसे बड़ी समस्या जमींदारी की समस्या। जमींदारी प्रणाली को ख़त्म करके यहाँ पे भूमि सुधार की बात की गई है। लैंड रिफॉर्म्स ये 9th शेड्यूल में ऐड किए गए और यही भारतीय संविधान का पहला संविधान संशोधन था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। ये ईयर भी याद रखना है। 10वीं अनुसूची में क्या है? यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ है। एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल कानून। इस अनुसूची को जोड़ा गया था 52वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1985 में। संशोधन नंबर कई बार पूछा जा चुका है, ईयर भी कई बार पूछा जा चुका है। और ये ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ये तो पूछा ही जाता है। 11वीं और 12वीं अनुसूची सुपर इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये क्या है? ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। ये विकेंद्रीकरण कैसे हुआ? ये स्टेट से ग्रास रूट लेवल पर विकेंद्रीकरण हुआ है। ग्रास रूट लेवल का मतलब है ग्राम स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, और अगर नगर हैं तो नगर की सरकारों के रूप में। 11वीं अनुसूची पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, यानी यहाँ पे पंचायतें हैं। इसको कब जोड़ा गया था? हम लोग कई बार पढ़ते रहते हैं, 1992। संशोधन नंबर कौन सा था? 73। उसी तरह ये जो 12वीं अनुसूची है, ये किससे संबंधित है? ये नगर की सरकारों से संबंधित है, म्यूनिसिपैलिटीज से। ये भी 1992 में ही अमेंड किया गया था, जोड़ा गया था। सॉरी, अमेंड नहीं, जोड़ा गया था। और इस संशोधन नंबर कौन सा था? 74। ये 73 और 74 हम लोग बार बार पढ़ते रहते हैं। ईयर जो था वो 1992 था। अगर लागू वर्ष पूछे, लागू वर्ष भी कई बार पूछा जाता है, तो ये 1993 याद रखें। ठीक है, हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे 22 भाग, 395 आर्टिकल्स और 8 अनुसूची मूल संविधान में पूछा है ना, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मैचिंग कराइए जल्दी से। पहला क्या है? नए राज्यों का गठन, पार्ट नंबर 1। इसको हम लोगों ने थ्योरेटिकली भी पढ़ा है। वीडियो की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, आप देख लीजिए, काफ़ी हेल्प करेगा। पार्ट नंबर 1 आर्टिकल 1 से लेके 4 तक, जिसमें से हम लोगों ने आर्टिकल नंबर 3 पढ़ा था। उसमें क्या था? आर्टिकल 3 में था कि आप स्टेट की बाउंड्री चेंज कर सकते हो, आप स्टेट्स को मर्ज कर सकते हो। ये जो सारे प्रोविज़न है वो आर्टिकल 3 में है। तो यहाँ पे ए को 2 से मिला देते हैं। नागरिकता, सिटीजनशिप, पार्ट नंबर 2, आर्टिकल 4 तक यहाँ हो गया था। 5 से शुरू कर दीजिए 11 तक। तो यहाँ पे भाग पार्ट के फॉर्म में यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, तो यहाँ पे 1 से मिला दीजिए। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, पार्ट नंबर 3, आर्टिकल 11 तक यहाँ हो गया था। 12 से यहाँ शुरू कर दीजिए, 12 से 35। सी का 4 हो जाएगा। और ये जो प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, इस पर सेपरेट वीडियो भी किया था। जब हम लोगों ने पढ़ा था क्वासी जुडिशल बॉडी क्या होती हैं, क्वासी जुडिशल बॉडी यानी अर्ध न्यायिक संस्थाएं क्या होती हैं, तब हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था।
और प्रशासनिक अधिकरण ऐसे पार्ट में हैं जो बाद में जोड़ा गया। पार्ट नंबर 14A जिसमें ए लिखा रहता है, बी लिखा रहता है, सब क्लोज करके लिखा रहता है ना, इसका मतलब होता है कि ये बाद में जोड़े गए, ऐड किए गए किसी संविधान संशोधन के द्वारा। और इसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी जाना था कि पार्ट नंबर 14A में जो ट्रिब्यूनल्स हैं, अधिकरण हैं, इसमें 2 ही आर्टिकल हैं। ये 2 आर्टिकल कौन कौन से हैं? 323A और 323B। 323A में प्रशासनिक अधिकरण है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, और 323B में अदर देन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, यदि इनके अलावा कोई ट्रिब्यूनल होगा तो उनका उल्लेख 323B में है। इस भाग में सिर्फ 2 ही आर्टिकल हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर देख लेना, यहाँ पे प्रशासनिक पूछा या फिर प्रशासनिक अधिकरण के अलावा पूछा, तब 323B हो जाएगा आंसर। यहाँ पे प्रशासनिक पूछा है तो यहाँ पे 323A हो जाएगा आंसर। चलिए 14A तो देख ही लिया, पार्ट नंबर 14 है। इसके पहले वाला भी बता दीजिए जल्दी से और बाद वाला भी बता दीजिए। 14 में क्या है? पार्ट नंबर 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, जिसमें हम लोग यूपीएससी पढ़ते हैं, स्टेट के राज्यों के पब्लिक सर्विस कमीशन पढ़ते हैं, पीएससी पढ़ते हैं ना, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्यों के लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग, ये पार्ट 14 में है। और आर्टिकल 15 में यहाँ पे इलेक्शन का जिक्र है। इलेक्शन के जितने भी प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो पार्ट नंबर 15 में है। हो जाएगा? चलिए नेक्स्ट कीजिए जल्दी से। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका यानी लेजिस्लेचर में नहीं रखा जा सकता। इसको क्या बोलते हैं दूसरी भाषा में? संसद। भारत की सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी कौन सी है? संसद को क्या बोला जाता है? सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी। कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था संसद है। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है पार्लियामेंट में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? यहाँ पे आपको कुछ आर्टिकल याद रखना है। आर्टिकल 110, आर्टिकल 111, आर्टिकल 112 और आर्टिकल 117। 110 में क्या है? मनी बिल पढ़ते रहते हो। धन विधेयक की परिभाषा जो है, डेफिनेशन है, धन विधेयक किसे कहते हैं, क्या क्या इसमें क्लॉज होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं जो मनी बिल के अंतर्गत आते हैं, ये सारी चीज़ें 110 में हैं। यानी मनी बिल जो है वो 110 में। 111 में वीटो पावर जो हम लोग पढ़ते हैं, वीटो पावर प्रेसिडेंट साहब की। 112 में हम लोग पढ़ते हैं बजट, लेकिन बजट शब्द का उल्लेख संविधान में तो नहीं है, ये तो बार बार पढ़ते रहते होगे। तो फिर कौन से शब्द का उल्लेख है? AFS का है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसी AFS को बोलते हैं बजट। और 117 में है फाइनेंस बिल, वित्त विधेयक। देखिए मनी बिल अलग चीज़ है और फाइनेंस बिल अलग चीज़ है। फाइनेंस बिल का दायरा बहुत बड़ा है। फाइनेंस बिल, ये बड़ा वाला जो गोला है ये फाइनेंस बिल है, इसके अंदर जो छोटा गोला बना है ये मनी बिल है। और कभी कभी स्टेटमेंट में भी पूछा जाता है कि सभी मनी बिल क्या वित्त विधेयक होते हैं या फिर सभी वित्त विधेयक मनी बिल होते हैं? ये कमेंट करके बताना। आंसर आपके सामने है, ये डायग्राम है, इस डायग्राम से बताना। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में आपको कौन सा बिल से संबंधित आर्टिकल दिख रहा है? आर्टिकल 117। 117 में क्या है? वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, फाइनेंस बिल, वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? देखो भाई क्वेश्चन है आर्टिकल 117। मनी बिल अगर पूछता तो 110 लगाते आप। आर्टिकल 123 में क्या है? प्रेसिडेंट को शक्ति दी गई है आर्टिकल 123 से। किस बात की शक्ति? ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जारी कर सकते हैं प्रेसिडेंट साहब, अध्यादेश। नेक्स्ट कीजिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विस? अभी आपने देखा था, पार्ट नंबर 14A पढ़ा था आपने, ट्रिब्यूनल्स पढ़ा था, अधिकरण पढ़ा था। इससे पहले का आर्टिकल इससे पहले का पार्ट जो पढ़ा था, पार्ट 14, इसमें क्या था? ऑल इंडिया सर्विस। और इसके बाद का जो आर्टिकल पढ़ा था 15, इसमें क्या था? इलेक्शन था, निर्वाचन था। पार्ट 14 में ये भी सीखा था आपने कि इसमें 2 ही आर्टिकल हैं, 323A और 323B। इसमें प्रशासनिक अधिकरण है और इसमें प्रशासनिक अधिकरण के अलावा जो अधिकरण होते हैं वो 323B में है। तो पार्ट 14 के आर्टिकल्स तो हम लोगों ने देख लिए। अब पार्ट 14 के आर्टिकल्स कहाँ से होंगे? लास्ट आर्टिकल तो 323 होगा ना, ये तो क्लियर है, ये तो समझ में आ रहा। शुरुआत कहाँ से होती है? 308 से 323 तक पार्ट नंबर
14 है, जिसमें संघ और राज्य, यूनियन और स्टेट से संबंधित जो सर्विसेज होती हैं, अधीन सेवाएं जो होती हैं, उनका उल्लेख किया गया है। इसको आप यूपीएससी और स्टेट के पीएससी से याद रखा करें। और अगर उसको आप फर्दर सेग्रीगेट करेंगे तो आप 308 से लेके 314 तक चलिए, 308 से लेके 314 तक। और दूसरा सेग्रीगेशन हो जाएगा 315 से 323। ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं तो बस एक बेसिक कैलकुलेशन के लिए बता रहा हूँ, हेल्प करती हैं, बार बार देखेंगे तो हेल्प करेगा। 308 से 314 के बीच में है सेवाएं, सर्विसेज, ठीक है। और 315 से 323 के बीच में यहाँ पे कमीशन है, कमीशन के बारे में है, यूपीएससी और स्टेट के जो पीएससी हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में सेवाओं के बारे में पूछा है, तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही, जो ये सेवाएं हैं ये 308 से 314 के बीच में ही रहेंगी। आपको ऑल इंडिया सर्विस याद रखनी है, 312 में उल्लेख है, ठीक है, 312 सी ऑप्शन कर लेंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी, यहाँ पे संस्था और संविधान का अनुच्छेद जल्दी से मिलाइए। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ये पार्ट नंबर 5 में आएगा या पार्ट नंबर 6 में आएगा? पार्ट नंबर 5 में आएगा, क्योंकि पार्ट नंबर 5 में क्या है, संघ है, यूनियन है। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है तो ये यूनियन का भाग है, यूनियन की जुडिशरी है। यूनियन की जुडिशरी से मतलब सेंट्रल की मत समझ लेना, यहाँ पे मतलब है सेंट्रल लेवल की। जुडिशरी किसी की नहीं होती है, वो इंडिपेंडेंट है। सरकार का तीसरा अंग जुडिशरी हम लोग पढ़ते रहते हैं। पहला लेजिस्लेशन पढ़ते हैं, दूसरा एग्जीक्यूटिव पढ़ते हैं, और तीसरा अंग क्या पढ़ते हैं, जुडिशरी, यानी विधायिका पढ़ते हैं। इसके बाद कार्यपालिका पढ़ते हैं, फिर तीसरा अंग ये न्यायपालिका पढ़ते हैं। पार्ट नंबर 5 आर्टिकल 52 से लेके 151 बार बार पढ़ते रहते हैं हम लोग। 36 से 51 तो पार्ट नंबर 4 है ना, और पार्ट नंबर 4 है, ये 51A है। तो इसके बाद फिर कौन सा आर्टिकल आता है, 52 आता है। तो पार्ट नंबर 4 हो गया, पार्ट नंबर 4A हो गया, फिर पार्ट नंबर 5 शुरू हो जाएगा 52 से, तो 52 से स्टार्ट हो गया। और हम लोगों ने जब पार्ट वाला चैप्टर किया था, ये भी साथ में सीखा था कि पार्ट नंबर 5 में 5 चैप्टर हैं, चैप्टर 1 से लेके 5 तक। चैप्टर 1 है कार्यपालिका, चैप्टर 2 है संसद, चैप्टर 3 है विधायी शक्तियाँ, यहाँ पर राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ चैप्टर 3 में। ये क्वेश्चन एक बार पूछा है यूपीपीसीएस ने, चैप्टर ही पूछ लिया था। अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन किए हो तो आपको याद आ रहा होगा। चौथा चैप्टर देखिए, यहाँ पे लिखा है संघ की न्यायपालिका, इसी की चर्चा हो रही है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। और 5वां चैप्टर है इसी पार्ट नंबर 5 का, CAG, कैग साहब, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। देखिए, कुछ ऑप्शन तो आप ऐसे ही रिजेक्ट कर दोगे कॉमन सेंस से। यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय की बात हुई, आपको पता है भाई ये 52 से 151 के बीच में ही इसका आर्टिकल होगा। और यहाँ पे देखिए कोई भी आर्टिकल है, 52 से 151 के बीच में कोई भी आर्टिकल नहीं है, तो ये तो बिल्कुल गलत मैच है। दूसरा ऑप्शन है भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। ये हम लोगों ने पार्ट नंबर 15 में पढ़ा है ना, आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329, क्योंकि 323B तक तो ट्रिब्यूनल्स में पढ़ा था हम लोगों ने, उसके बाद फिर यहाँ पे कंटिन्यू हो जाएगा। तो ये तो सही मैच है, ये इसके सामने जो लिखा है 324, ये सही मैच है, सही मैच पूछा ही था। तीसरा लिखा है संघीय लोक सेवा आयोग, यूपीएससी। यूपीएससी का क्या देखा आपने, पार्ट नंबर 14 देखा था ना, पार्ट नंबर 14, 3 से 8 से देखा था 323 तक। इसमें भी आपने फर्दर डिवीजन देखा था, 308 से लेके 314 और फिर 315 से लेके 323। 308 से 314 सेवाएं थी और 315 से 323 यहाँ पे कमीशन की बात की गई है। तो हमें इसका रेंज पता है, 308 से 323 में है यूपीएससी, लेकिन यहाँ पे 332 लिखा है, ये तो आउट ऑफ रीच हो गया। ये भी गलत मैच है, ये भी गलत मैच था पहला। चौथा ऑप्शन है महाधिवक्ता, राज्य सरकार का सबसे बड़ा वकील जो होता है उसे बोलते हैं एडवोकेट जनरल, और केंद्र सरकार का जो सबसे बड़ा वकील होता है उसे बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, AGI। अब आपको एक चीज़ पता चल गई, महाधिवक्ता यानी राज्य सरकार का सबसे बड़ा वकील, तो यहाँ पर राज्य सरकार की बात होगी। और राज्य वाली अगर बात होगी तो आप पार्ट नंबर किस में आ जाएंगे, पार्ट नंबर 5 संघ पड़ा, पार्ट नंबर 6 ये राज्य में है, और पार्ट नंबर 5 ख़त्म कहाँ हो गया था, 151 पे, तो ये 152 से शुरू हो जाएगा, है ना। और ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 237 तक, 237 तक, यानी महाधिवक्ता का जो आर्टिकल होगा वो इसके अंदर होगा। लेकिन इसके सामने तो 351 लिखा है, तो ये भी महा गलत है। वैसे महाधिवक्ता का उल्लेख किस आर्टिकल में है, 165 पढ़ते हो ना, आर्टिकल 165 एडवोकेट जनरल। तो उसी के साथ साथ 155 भी याद कर लीजिए, 155 में राज्यपाल की नियुक्ति होती है। चलिए बहुत हो गया इस पर, इसको देखो।
आर्टिकल 39 DPSP, आर्टिकल 40 ABDPSP, आर्टिकल 44 DPSP, 48 ABDPSP, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से लेके 51, इसी की रेंज में चारों ऑप्शंस दिए हैं, जिसमें से 39A जो है इसमें फ्री लीगल एड है, निःशुल्क विधिक सहायता, ये सही करेक्ट मैच है। आर्टिकल 40 सुपर इम्पोर्टेंट, कई बार पूछता है, ग्राम पंचायतों का जो गठन है, संगठन है, वो आर्टिकल 40 में उल्लेख है। आर्टिकल 44 यहाँ पे क्या है, समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC, ये आर्टिकल 44 है, ये भी करेक्ट मैच है। आर्टिकल 48 में जो है वो यहाँ पे लिखा है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये नहीं है। आर्टिकल 44 में क्या है, यहाँ पे पशुपालन है, पशुपालन का उल्लेख है 48 में। ये जो पृथक्करण की बात की गई है ये आर्टिकल 50 में लिखा है, आर्टिकल 50 में ये प्रोविज़न है, याद रखना इसको भी, आर्टिकल 50। तो गलत पूछा था यहाँ पे, गलत मार्क कर दें इसको, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। चलिए यहाँ पे जल्दी से मिलाइए। आर्टिकल 5 पार्ट नंबर 2 सिटीजनशिप, नागरिकता, 5 से लेके 11 तक, तो ये इसके सामने सही मैच है। आर्टिकल 352, 3 आर्टिकल याद रखें, 352, 356 और 360। नेशनल इमरजेंसी 356 में, गवर्नर रूल या फिर प्रेसिडेंट रूल 360 में, यहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, ये कभी अभी तक लगी नहीं भारत में। अगर पूछा जाए कौन सी इमरजेंसी भारत में कभी लागू नहीं हुई, लगी नहीं है, तो वो वित्तीय इमरजेंसी लगा देना 360 में। इसके सामने आकस्मिक प्रावधान लिखा है, सही मैच है। आर्टिकल 124 अभी आपने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा, ये भी सही मैच है। और आर्टिकल 245 इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, विधायी शक्तियों का वितरण, ये सही मैच है, ये लाइन से लगे हुए हैं, ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए नेक्स्ट कीजिए, ये भी आसान है, जो सबसे आसान है उसी को पकड़ लीजिए, सभी आसान है वैसे। आर्टिकल 368 एक ही आर्टिकल है, संविधान का संशोधन, संविधान का संशोधन, ये किस आर्टिकल में है, ये आर्टिकल 368 आप देख ही रहे हैं, और ये पार्ट नंबर है 20, पार्ट नंबर 20। इस पार्ट में सिर्फ एक ही आर्टिकल है, तो ये से मिला देते हैं, सॉरी 1 से मिला देते हैं। आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75, ये दोनों तो बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है ना, क्योंकि यही 2 आर्टिकल ऐसे हैं जिसने संविधान के अंदर बहुत उथल पुथल किया है। इन्हीं आर्टिकल से प्रेसिडेंट साहब की शक्तियाँ बहुत काफ़ी हद तक कम कर दी गई, पंख कतल लिए गए। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारी राजनीतिक प्रणाली का नेचर है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम की जान है आर्टिकल 74 और 75, क्योंकि इसमें क्या लिखा है, इसमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हुई है, सामूहिक उत्तरदायित्व की बात की गई है। लोकसभा जिम्मेदार किसके प्रति है, जनता के प्रति है, और लोकसभा के प्रति कौन जिम्मेदार है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसको ऐसे पढ़ते हैं, या फिर इसको ऐसे बोल लीजिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह है, उत्तरदायी है। और लोकसभा किसके प्रति उत्तरदायी है, जनता के प्रति। तो कभी कभी स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंत्रिपरिषद प्रत्यक्ष रूप से जनता के प्रति जिम्मेदार है, ये सही है कि गलत है, ये गलत स्टेटमेंट है। इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, ना कि जनता के प्रति। अगर आप प्रत्यक्ष रूप से पूछा जाए तो सही है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आप प्रत्यक्ष रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी है, तब सही है। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी तो है, लेकिन लोकसभा के माध्यम से जनता के प्रति उत्तरदायी है। ठीक, देखिए भाई, पॉलिटी का एक सिंपल सा रूल है, जो जिसको बनाता है वो उसी के प्रति जवाबदेह होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन कहाँ से रही है, संसद से बन रही है ना, संसद के दोनों हाउस से बन रही है, लोकसभा से भी बन रही है, राज्यसभा से भी बन रही है। लोकसभा के भी मेंबर रहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, राज्यसभा के भी रहते हैं, ज़्यादा जो रहते हैं मेंबर वो लोकसभा के रहते हैं, इतना ज़रूर होता है। तो जो डैडी हैं उन्हीं के प्रति जिम्मेदार ना होगा बच्चा। और उसी तरह संसद में कौन बैठे हैं, सांसद लोग बैठे हैं। सांसद को बनाया किसने है, जनता ने बनाया। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में तो सांसद हैं ही, लेकिन उनके पास मंत्री पद आ गया, तो जो मंत्री हो गए वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में पहुंच गए। जो मंत्री नहीं है, सिर्फ सांसद ही हैं, जो सिर्फ MP ही हैं, वो अपना संसद में बैठे हैं। तो बनाने वाला कौन है, जनता। तो जिम्मेदार किसके प्रति रहेगी, संसद या फिर लोकसभा, जनता के प्रति। ठीक है। आर्टिकल 14 ये तो फंडामेंटल राइट का है ना, तो ये समानता का अधिकार हो जाएगा।
आर्टिकल 36 यहाँ से शुरुआत होती है डीपीएसपी की, डीपीएसपी शुरुआत हो जाएगी नीति निर्देशक तत्व। और आर्टिकल 74 यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मंत्रिपरिषद। और 368 आपने देख ही लिया, हो जाएगा। चलिए यहाँ पे जल्दी से मिलाइए। समता का अधिकार, फंडामेंटल राइट, पार्ट नंबर 3, आर्टिकल 12 से लेके 35। इसको आप 14 से मिला दीजिए। नए राज्यों को शामिल करना, ये आपने पार्ट नंबर 1 में पढ़ा था, आर्टिकल 1 से लेके 4 तक पढ़ा था, तो इसको आप आर्टिकल 2 से मिला दीजिए। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, आर्टिकल 22, ये 4 हो जाएगा। राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार, ये 111 में क्या है, वीटो पावर पढ़ा ना, वीटो पावर। ठीक है, कर लेंगे, अभी पॉज करके मिलाते रहना। आइए नेक्स्ट कीजिए। पार्ट नंबर 5, आर्टिकल 52 से 151। आर्टिकल 52 में क्या है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में क्या है, यहाँ पे 2 आर्टिकल हैं, हम लोग पढ़ते रहते हैं, सब क्लॉज 1 और 53 सब क्लॉज 2। अगर पूछा जाए कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित हैं, आप जानते हैं प्रेसिडेंट साहब में निहित हैं। लिखा किस में है, 53 सब क्लॉज 1 में लिखा है। अगर पूछा जाए कि तीनों आर्म फोर्सेस जो हैं उनके सुप्रीम कमांडर कौन है, ये भी प्रेसिडेंट साहब हैं, ये भी आप जानते हैं। लिखा किस में है, 53 सब क्लॉज 2 में लिखा है। इसके बाद अगला आर्टिकल आता है 54। इसमें प्रेसिडेंट साहब के इलेक्शन का प्रोविज़न है, निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है। तो ये सही मैच है। आपको याद रखना है कि पार्ट नंबर 5 में 5 चैप्टर हैं। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने सीखा चैप्टर कितने हैं, 5 चैप्टर हैं, जिसमें से चैप्टर नंबर 1 जो है वो कार्यपालिका का है। कार्यपालिका की शुरुआत कहाँ से करते हैं, 52 से कर दीजिए 78 तक। तो यहाँ पे आप पूरा प्रेसिडेंट से संबंधित आर्टिकल्स देख लेंगे। और कार्यपालिका में ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी आती है, पीएम साहब भी आते हैं। तो जो भी आर्टिकल होगा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से संबंधित, वो 78 से पहले होगा। तो यहाँ पे 75 याद रख लीजिए, और वैसे भी 74 और 75 तो भूलना ही नहीं है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। आर्टिकल 155 गवर्नर की नियुक्ति हम लोगों ने सीखा था, ये भी सही है। आर्टिकल 64, इसके जस्ट बाद वाला आर्टिकल 165 क्या पढ़ा था, एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता, राज्य सरकार का सबसे बड़ा वकील। आपने सेंट्रल लेवल पे पीएम को देखा और मंत्रिपरिषद को देखा आर्टिकल 75 में। अगर आपको स्टेट में जाना है, राज्य में जाना है, तो आप 89 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 164। तो ये आर्टिकल कौन सा बन जाएगा, प्रधानमंत्री की जगह यहाँ पे सीएम बन जाएंगे और मंत्रिपरिषद की जगह यहाँ पे राज्य की मंत्रिपरिषद बन जाएगी। तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा, राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति 164। ठीक, कर लेंगे। चलिए इसको देखिए जल्दी। यहाँ पे सारे आर्टिकल हटाने से संबंधित हैं या फिर इम्पीचमेंट को लेके हैं। अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें से आर्टिकल नंबर 61 पढ़ते हैं हम लोग, 72 पढ़ते हैं। 61 में इम्पीचमेंट है प्रेसिडेंट साहब का, और 72 में क्षमादान की शक्तियाँ हैं। ये तो बेसिक आर्टिकल हैं, तो ये तो इससे 2 मिला दीजिए। 3 आर्टिकल और हम लोग इम्पोर्टेंट पढ़ते हैं, 79, 80 और 81। इन तीनों को रट लेना। 79 में क्या है, संसद है। ठीक है, संसद का गठन 79 में है। संसद के 2 सदन भी हैं, हाउसेस भी हैं, जिसमें से अपर हाउस कौन सा है, राज्यसभा। 80 में उल्लेख है, 81 में क्या है, लोकसभा। ये 3 आर्टिकल याद रखें। और इसको आप कॉमन सेंस से भी लगा सकते हैं। आर्टिकल 67, 61 आपने प्रेसिडेंट देखा, 67 जो आर्टिकल रहेगा वो नज़दीक किसके रहेगा, वाइस प्रेसिडेंट के, ना कि स्पीकर के। स्पीकर के आर्टिकल और आगे हो जाएंगे। तो यहाँ से आप 67 खा से आप क्या कर दीजिए, उपराष्ट्रपति को हटा दीजिए। 94 से आप हटा दीजिए स्पीकर साहब को, और 90 से हटा दीजिए राज्यसभा के उपसभापति को। ठीक है, कर लेंगे। क्या हो जाएगा इसका, 2 3 4 1। पॉज कर लेना, समझ लेना। 2 3 4 1 सी ऑप्शन। आइए नेक्स्ट कीजिए, आसान सा क्वेश्चन है। निर्वाचन 324, ठीक। 323 से प्रशासनिक अधिकरण। 323 बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सदस्यों का आरक्षण, आर्टिकल 323। और 320 में लोक सेवा आयोगों के कार्य। निर्वाचन है पार्ट नंबर 15, प्रशासनिक अधिकरण है पार्ट नंबर 14A। 2 आर्टिकल 323A, 323B।
ये मिलाते रहना, आप पॉज कर लेना, देख लेना। नेक्स्ट कीजिए। संवैधानिक संशोधन, एक ही पार्ट है, एक ही आर्टिकल है, पार्ट नंबर 20 और आर्टिकल 368। ये इससे फॉर्मूला देते हैं। फाइनेंस कमीशन, बहुत आसान सा स्टैटिक क्वेश्चन है, कई बार पूछा है, आर्टिकल 280। वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी, 360, इसको 1 से मिला दीजिए। अखिल भारतीय सेवाएं, पार्ट नंबर 14 पढ़ते हो ना, 308 से लेके 323, जिसमें से 312 जो है वो ऑल इंडिया सर्विस का उल्लेख है। 2 कर दें इसका। अब इसको हम लोग कर चुके हैं तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, इसको कर लेना आप। मैं आगे चल रहा हूँ, इधर देखिए। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, पार्ट नंबर 5, 52 से 151। टोटल चैप्टर कितने हैं? 5, जिसमें से 5वां चैप्टर क्या था? यही थे, CAG साहब। यहाँ से आप 148 से काट दीजिए और 151 तक चले जाइए, यही CAG है, CAG 148। तीसरे से मिला देते हैं इसको। फाइनेंस कमीशन 280 आपने देखा, 2 हो जाएगा। प्रशासनिक अधिकरण, ये तो देख ही चुका, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये 315 हो जाएगा। देखो यहाँ पे आयोग पूछा है, आयोग पूछे तो 315 लगाना, सर्विस पूछे, सेवाएं पूछे तो 312 लगाना, कन्फ्यूज मत हो जाना। ये सेवाएं हैं, ठीक है, और यहाँ पे कमीशन का उल्लेख है। चलिए, स्टेट के भी कमीशन 315 में और IC में यूनियन का भी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 हो गया, A का, 2 का 2 हो जाएगा, 3 का 4 हो जाएगा और D का 1, 32 41, 32 41। चलिए, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी, तो ये तो गलत मैच है। आर्टिकल 78, यहाँ पे प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं। मैं फिर से रिवाइज कराऊंगा आपका, पार्ट नंबर 5, 52 से 151। टोटल चैप्टर कितने? 5, जिसमें से पहला चैप्टर नंबर 1 कार्यपालिका शुरू कहाँ से कर दें? 52 से कर दें 78 तक। यही अंतिम वाला पूछ लिया उन्होंने, 78 में PM के कर्तव्य हैं, संसद का गठन नहीं, ये भी गलत है। आर्टिकल 192 संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते। अब ये बताइए, आप कॉमन सेंस से इसको लगाइए। पार्ट नंबर 5, इसी में संसद के बारे में उल्लेख होगा कि नहीं होगा? इसी में होगा ना, क्योंकि ये पार्ट है यूनियन का। तो संसद की जो बात होगी वो 52 से 151 के ही बीच में होगी ना, लेकिन यहाँ पे 192 के सामने लिखा है, तो ये तो महागलत हो गया। अगर यहाँ पे राज्य के बारे में बात होती तो सही हो जाता, क्योंकि पार्ट नंबर जो 6 है वो 152 से लेके 263 तक है शायद, है ना। तो ये 192 जो है वो पार्ट 6 में आ जाएगा, स्टेट वाले भाग में आ जाएगा। तो इसको भी गलत कर दीजिए, एक ही आर्टिकल सही है, 352 आपात स्थिति में घोषणा। ठीक, चलिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? ये आर्टिकल 241 में है, आर्टिकल 241। चलिए, यहाँ पे कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। रिट के मामले में एक चीज़ जानिए आप, रिट जारी इशू करने का राइट किस किस को है? हाई कोर्ट को भी है और सुप्रीम कोर्ट को भी है। आपको ध्यान रखना है कि रिट इशू करने का जो अधिकार है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को नहीं होता, हाई कोर्ट को होता है और सुप्रीम कोर्ट को होता है। अगर पूछा जाए कि रिट के मामले में, रिट इशू करने के मामले में ज़्यादा ज्यूरिडिक्शन किसका है, अधिकार क्षेत्र किसका है, तो आपको ध्यान रखना है हाई कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन रिट के मैटर में सुप्रीम कोर्ट की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। ठीक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो रिट इशू करता है वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट पे ही कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट सिविल राइट पे भी करता है प्लस फंडामेंटल राइट पे भी करता है। इसलिए हाई कोर्ट की शक्तियाँ रिट के मामले में ज़्यादा हैं। चलिए, यहाँ पे मैच करा दीजिए जल्दी से। और ये सारे आर्टिकल 200 प्लस में है। इसका मतलब क्या है? ये पार्ट नंबर 6 की बात हो रही है। राज्य में चले जाएंगे हम लोग, सेंट्रल की तो बात होगी नहीं, क्योंकि सेंट्रल तो 52 से 151 तक है ना। तो यहाँ पर सारी बात जो होगी वो हाई कोर्ट की होगी, सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। आर्टिकल 215 में होता है, आर्टिकल 215 में हाई कोर्ट्स का अभिलेख न्यायालय होना यहाँ पे लिखा हुआ है। अभिलेख न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब समझते हो ना, यानी जिन जजों के द्वारा जो भी डिसीजन दिया जा रहा है, जो भी निर्णय दिया जा रहा है, उसे रिकॉर्ड के तौर पर रखा जाता है। ये 215 में लिखा हुआ है। तो अभिलेख न्यायालय होना ये 215 की बात है। 222 ये किसी न्यायाधीश का एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र का जो है मैटर, वो 222 में है। तो ट्रांसफ़र 222 से कर देना,
226 विशेष रिट जारी करने की हाई कोर्ट की शक्ति। आर्टिकल 226 बहुत रिट आती हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, आर्टिकल 226 के तहत। तो ये तीसरा हो जाएगा। और आर्टिकल 227 ये सुप्रिटेंडेंस की पावर है, सभी न्यायालयों की, अधीक्षण की, उच्च न्यायालय की शक्ति, यानी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, सेशन कोर्ट चल रहे हैं, सुपरविजन का पावर किसके पास है? हाई कोर्ट के पास। अभी जो वैकेंसी आई है ग्रुप सी ग्रुप डी की, नोटिफिकेशन जारी किसके द्वारा हुआ है? हाई कोर्ट के द्वारा। जबकि जो पोस्टिंग होगी वो कहाँ पे होगी? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सेशन कोर्ट में। 227 में अधीक्षण की शक्ति, ये 2 हो जाएगा। ठीक, पॉज कर लेना, सीख लेना। चलिए यहाँ पे देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है, ये एक बार देख लीजिए आप। 370 तो आपको याद ही होगा, ये तो अब रहा नहीं, जम्मू एंड कश्मीर, ये खत्म हो गया, आर्टिकल 370 खत्म। ये जो अस्थाई और स्पेशल प्रोविज़न दिए हैं, ये पार्ट नंबर 21 में इन सभी का प्रोविज़न है। मैं इसको आपको कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिखा दे रहा हूँ एक बार। यहाँ पे देखिए, पार्ट नंबर 21, पार्ट नंबर 21 क्या लिखा है? टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविज़न। 370 आपने देखा, ये डिलीट हो गया, निर्सित हो गया। 371 आपको सबसे पहले याद रखना है, इसमें स्पेशल प्रोविजंस हैं महाराष्ट्र स्टेट के लिए और गुजरात के लिए। 371A कई बार पूछा है, 371 भी कई बार पूछा है, मैचिंग में हमेशा ही पूछता रहता है। तो ये शुरुआत के 5-6 याद रख लीजिए। 371 से शुरुआत करनी है। 370 आप सी के लिए जानते हैं, 371 महाराष्ट्र और गुजरात। 371A ये नागालैंड से शुरू होता है, नागालैंड के लिए स्पेशल प्रोविजंस हैं। 71B 371B असम। इसके बाद सी में क्या है? मणिपुर। डी में क्या है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए स्पेशल प्रोविज़न है। ई याद नहीं रखना है। एफ याद रखना है सिक्किम के लिए। जी याद रखना है मिज़ोरम के लिए। देखो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना और बार बार देखना, तब याद होगा। अगर आपको 3-4 भी याद हो जाते हैं तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, वापस चलें क्वेश्चन पे। 371 ये नागालैंड से शुरुआत होती है, स्पेशल प्रोविज़न नागालैंड के लिए है, तो ये तो सही मैच है। फिर बी में क्या देखा था? 371 बी में आपने असम देखा था, तो ये भी सही मैच है, ये भी सही मैच है। सी में क्या देखा था, यानी गा में क्या देखा था? यहाँ पे आपने मणिपुर देखा था, ना कि मेघालय, ये गलत है। और डी में जो देखा था वो आपने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए देखा था, ये भी सही है। ठीक है, गलत पूछा था यहाँ पे, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। मैं दोबारा यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ, कर लेंगे। तो ये पूरे आर्टिकल्स थे इंपॉर्टेंट जो थे, उनको तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है। मिलते हैं फिर अगले चैप्टर में। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।